प्रेसिडेंट एंड दी वाइस प्रेसिडेंट। आप तो जानते ही है कि हमारी नई प्रेसिडेंट है जो द्रौपदी मुर्मू जी। ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो हमारे देश के सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास होते हैं? प्रेसिडेंट के पास है। हेड ऑफ द यूनियन कौन है? प्रेसिडेंट है। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस कौन है? प्रेसिडेंट है। ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर नेम्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट। देश का कोई भी कानून हो सब में प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होते हैं। हमारे देश में अमेंडमेंट 42 नाम का जो कानून है वह कहता है कि प्रेसिडेंट को कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर की सुननी पड़ेगी। मतलब प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ठीक है कौन है? प्रेसिडेंट। बात करेंगे प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस की। प्रेसिडेंट बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। 35 ईयर एज, देखिए एज बढ़ती जा रही है। लोकसभा में 25 थी, राज्यसभा में 30 हो गई, अब प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर एज। और जो भी क्वालिफिकेशन लोकसभा की चाहिए है ना, वो सारी क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के लिए भी चाहिए। और अ पर्सन शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर द प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये पॉइंट तो पुराना है कि आपको कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अर्थात कोई और लाभ का पद होल्ड नहीं करना है। ठीक है। प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करते हैं हमारे देश में? तो हमारे देश में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। ये पढ़ाई वाला कॉलेज नहीं है, इलेक्टोरल कॉलेज है। इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है, मतलब लोकसभा के चुने हुए मेंबर्स, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, मतलब लोकसभा राज्यसभा और बाकी सारे स्टेट्स के एमएलएस। कौन से एमएलएस? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स। याद रखिएगा नॉमिनेटेड मेंबर्स को वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। तो सारे इलेक्टेड मेंबर्स आ जाएंगे लोकसभा राज्यसभा के, सारे इलेक्टेड मेंबर्स आ जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। इसमें नेशनल कैपिटल के भी मेंबर्स जुड़े हुए हैं और पुडुचेरी के भी मेंबर्स होंगे। ध्यान ये देना है नॉमिनेटेड मेंबर्स को अलाउड नहीं है वोटिंग करने का, क्योंकि नॉमिनेट मतलब होता है इसको प्रेसिडेंट ने खुद ही अपॉइंट किया था, तो ये मेंबर तो प्रेसिडेंट को सपोर्ट करेगा, इसलिए इनको नहीं लेना होता। अब एक प्रेसिडेंट बनने वाले व्यक्ति को क्या करना होता है? एक प्रेसिडेंट बनने वाले व्यक्ति को 50 और मेंबर्स सपोर्ट करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो कम से कम 50 और मेंबर्स को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। कितने? 50 मेंबर उसका नाम प्रपोज करते हैं और बाकी 50 मेंबर उसके सपोर्ट में रहते हैं। तो कम से कम 100 मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यहाँ 100 ऐसे मेंबर्स हो जो आपको सपोर्ट करे, तब आप प्रेसिडेंट बन पाओगे। इतना आसान नहीं है, ये तो हर आदमी प्रेसिडेंट बन जाता। अब आता है इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है, मतलब पब्लिकली क्यों नहीं अनाउंस करते हैं, सब लोग आम जनता वोटिंग दे, ऐसा क्यों नहीं करते? और प्रेसिडेंट इतना गरिमामय पद है, इतना हाई पोस्ट है कि इसका डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो वो सेंटर ऑफ पावर बन जाएगा, अर्थात और लोग उसे क्या करेंगे? उसे द्वेष रखने रखेंगे, मतलब प्रेसिडेंट के लिए क्या करने लगेंगे? वो एनमिटी रखने लगेंगे। इसीलिए ऐसा नहीं करते हैं। और प्रेसिडेंट को रूलिंग पार्टी का मेंबर न लगे, ऐसा ना लगे कि जो पार्टी पहले से ही देश में रूल कर रही है उसी का एक आदमी आ गया प्रेसिडेंट, ऐसा ना लगे, इसीलिए इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, ताकि प्रेसिडेंट डज नॉट बिकम द राइवल ऑफ द अदर मेंबर्स, ही शुड रिप्रेजेंट द एंटायर कंट्री, नॉट अ सिंगल पार्टी, ऐसा लगना चाहिए, इसीलिए प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। अब प्रेसिडेंट बन गया व्यक्ति तो उसको ओथ कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा ओथ कि ये प्रेसिडेंट बन गया है? तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। आपको नाम बताना है, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, टाइप करो। हाँ मैं तो बता सकता हूं, तुमको बताना है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। तो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? उसको ओथ ऑफिस दिलाते हैं। इन केस चीफ जस्टिस भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज। ठीक है। अब बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। प्रेसिडेंट भी सिर्फ 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 5 साल बाद फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। ठीक है। वेकेशन ऑफ द ऑफिस, प्रेसिडेंट अगर रिजाइन कर दे, अच्छा प्रेसिडेंट अपना लेटर रेजिग्नेशन किसको देता है? टू द वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा वाइस प्रेसिडेंट ये जानकारी किसको देता है? ये वाइस प्रेसिडेंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा को जानकारी देता है कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। हाँ भाई, प्रेसिडेंट को भी उसके पद से निकाला जा सकता है, पर शर्त एक ही है कि अगर वो क्या करे? कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे या ग्रेव मिसकंडक्ट करे, तब प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट नाम के प्रोसेस से उसके पद से निकाला जा सकता है। अभी समझेंगे कैसे इंपीचमेंट करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा ये प्रोसीजर कि इंपीचमेंट कैसे करते हैं। चलिए, पहले इंपीचमेंट करने के लिए, इंपीचमेंट करने से पहले क्या होना चाहिए? जिस प्रेसिडेंट को हम इंपीच करना चाहते हैं, मतलब देश के प्रेसिडेंट को इंपीच करना चाहते हैं, तो उसको कोई भी एक हाउस, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उस पर चार्ज लगाएगी। पहले उस पर इल्जाम लगेगा। लेवल ऑफ चार्ज मतलब होता है कि उस पर इल्जाम लगाया जाएगा और उसका इल्जाम उसको बताया जाएगा। क्या होगा? एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। रेजोल्यूशन पास करने के लिए 14 दिन का नोटिस होगा। क्या नोटिस में लिखेंगे कि क्या चार्ज इस प्रेसिडेंट के खिलाफ लगाया जा रहा है। ठीक है। और 1/4 मेंबर इस रेजोल्यूशन को पास करेंगे नोटिस। फिर क्या होगा? रेजोल्यूशन जब पास हो जाएगा, कितने से? 2/3 मेजोरिटी से। 2/3 का मतलब होता है 67%। कितना? 67% ऑफ द मेंबर्स। अगर लोकसभा में रेजोल्यूशन पास हुआ, अगर इसको लोकसभा के 67% मेंबर्स ने पास किया या उससे ज्यादा लोगों ने, तब ये जाएगा राज्यसभा के पास। वहां पर भी यही होगा। ये जो चार्ज होगा, ये जो इल्जाम होगा उस प्रेसिडेंट पर, उसको वहां पर पढ़ा जाएगा और वहां पर प्रेसिडेंट को बुलाया जाएगा। प्रेसिडेंट को बुलाया जाएगा कि आप आइए, आप पे फला फला इल्जाम लगाया जाता है, क्या आप इस इल्जाम को कबूल करते हैं? तो उसके इल्जाम का इन्वेस्टिगेशन होगा, कि जांच होगी। अगर जांच में पाया गया कि इल्जाम सही है जो प्रेसिडेंट पे लगाया गया है, तब क्या होगा? राज्यसभा भी 2/3 मेजोरिटी से, कितने? 2/3 मेजोरिटी, जिसको अप्रोक्सीमेटली 67% कहते हैं, इससे इसको पास कर देगी। चार्ज क्या हो गया? सस्टेन रह गया। चार्ज दोनों हाउस में, अगर लोकसभा से शुरू होगा तो राज्यसभा में चार्ज भेजा जाएगा, राज्यसभा में शुरू होगा तो लोकसभा में भेजा जाएगा। चार्ज अगर सस्टेन हो गया तो प्रेसिडेंट तो गियो, मतलब गया, प्रेसिडेंट की छुट्टी, प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे ही चार्ज दोनों हाउस से पास हो गया 2/3 मेजोरिटी से। क्या आज तक हमारे देश में हुआ है? जवाब है नहीं। क्या अमेरिका में ऐसा हुआ है? जवाब है हाँ। अमेरिका में बिल क्लिंटन नाम के प्रेसिडेंट के खिलाफ इंपीचमेंट हुआ था। हाँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, नाम सुना होगा आपने। चलिए बात करते हैं पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट देश का सर्वोच्च पद है, एग्जीक्यूटिव पावर में सबसे ऊंचा पद है प्रेसिडेंट का। देश के सारे कानून प्रेसिडेंट के नाम से इशू किए जाते हैं। याद रखिएगा, कानून बना कौन रहा है? कानून बना पार्लियामेंट रही है, पर उसका साइन प्रेसिडेंट का है। सर्वोच्च पद है प्रेसिडेंट। पहला पावर है एग्जीक्यूटिव पावर,
देखिए लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है तो एग्जीक्यूटिव लॉज को इंप्लीमेंट कराती है, तो इंप्लीमेंट कराने में सबसे ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के नाम से हेड ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, देश के जितने भी ऑर्डर्स होंगे, जितने भी कानून होंगे, सब प्रेसिडेंट के नाम से होंगे इश्यू। प्रेसिडेंट का साइन है, क्योंकि उस पर कोई भी बिल कानून तब बनेगा, बिल लॉ तब बनेगा जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा। समझ आ गया? सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स जैसे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबको कौन अपॉइंट कर रहा है? प्रेसिडेंट। सोचिए, और प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो स्टेट को कंट्रोल कर सकता है। जब किसी स्टेट पे इमरजेंसी लग जाती है, हाँ, प्रेसिडेंट रूल लगना कहते हैं इमरजेंसी, स्टेट पे इमरजेंसी, उस स्टेट का रूल प्रेसिडेंट की मुट्ठी में है, जिस स्टेट पे लगा है। और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे मैंने बताया दमन दीव है, दादरा नगर हवेली है ना, अंडमान है, तो इन यूनियन टेरिटरीज पर भी प्रेसिडेंट का रूल चलता है, बॉर्डर स्टेट्स में भी, एरियाज में भी चलता है। प्रेसिडेंट के पास और पावर है डिप्लोमेट, तो जब कोई फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, जब कोई दूसरे देश के एम्बेसडर्स आते हैं, तो प्रेसिडेंट उनसे मिलता है, प्रेसिडेंट उनको मिलता है, रिसीव करता है, ही रिसीव्स द एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स एंड डिप्लोमेट्स। सोचिए, चाइना, अमेरिका के डिप्लोमेट्स आए भारत में, प्रेसिडेंट उनको मिलता है, और हमारे देश के एम्बेसडर को अपॉइंट करने का पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। आपको पता होना चाहिए कि आप चाइना चले गए, जापान चले गए, किसी भी दूसरे देश में चले गए, तुम्हारे पास पासपोर्ट है, तुम किसी दूसरे देश में चले गए हो, किसी भी देश में, और वहां पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी XYZ उस देश में, वहां कौन है तुम्हारा मदद करने के लिए? एम्बेसडर। समझ में आया? एम्बेसडर इज द हेड ऑफ द एम्बेसी। हमारी इंडियन एम्बेसी हर बड़े देश में, कोई भी बड़े देश का नाम लोगे, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, इवन पाकिस्तान का नाम ले लो, वहां पर हमारी एम्बेसी है। हाँ, सच कह रहा हूं। और एम्बेसी का हेड कौन है? एम्बेसडर, और प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करता है। क्या करता है ये? वहां पे हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, उनके हितों की रक्षा करता है। आप समझ आया कितना बड़ा पद है? और क्या करता है? देश में जितनी अगर ट्रीटी साइन होनी हो, इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट साइन होना हो, सब प्रेसिडेंट साइन करता है, प्रेसिडेंट का नाम चलता है सब में, ठीक है। और प्रेसिडेंट भारत को रिप्रेजेंट करता है, कहीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना हो तो प्रेसिडेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, भारत का नागरिक है। लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट को एड्रेस करने का, एड्रेस मतलब अपना घर का पता बताना कि मैं यहां रहता हूं, नहीं नहीं नहीं, एड्रेस मतलब वो घर का एड्रेस नहीं बताना, एड्रेस मतलब स्पीच देना। तो जब पार्लियामेंट की पहली फर्स्ट सेशन होता है जनरल असेंबली के इलेक्शन के बाद, जब पहला इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है 5 साल के बाद, तो प्रेसिडेंट एड्रेस देता है। या जब ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होता है, लोकसभा राज्यसभा एक साथ मिलते हैं, तो भी प्रेसिडेंट अपनी एड्रेस देता है। हर बार जब नया सेशन स्टार्ट होता है, तो भी पार्लियामेंट की शुरुआत प्रेसिडेंट की स्पीच से होती है, वो स्पीच को कहते हैं एड्रेस। एड्रेस मतलब भाषण देना, एड्रेस मतलब पता नहीं बताना, ठीक। पार्लियामेंट को मैसेज दे सकता है, अपना अपनी कुछ बातें बता सकता है पार्लियामेंट की कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? वो पार्लियामेंट की मीटिंग को बुलाना, सम्मन मतलब होता है कॉल करना। लोकसभा की जो सेशंस लगते हैं, 3 सेशंस लगते हैं, तो कौन के सेशन कॉल करता है? प्रेसिडेंट बुलाता है। कॉल करना मतलब सम्मन करना। और प्रोड्यूस का मतलब होता है सेशन का अंत हो गया, अब सेशन खत्म हो गया, अगली सेशन बाद में लगेंगे, तो प्रोड्यूस मतलब होता है एंड ऑफ द सेशन। ये दोनों घोषित कौन करता है? प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट को मतलब स्पेशली लोकसभा को प्रेसिडेंट चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है। क्या अपनी मर्जी से कर सकता है डिसॉल्व? जवाब है नहीं। प्रेसिडेंट की यहां मर्जी नहीं चलती है, प्रेसिडेंट यहां प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर पूरे लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। वो चाहे तो फ्रेश इलेक्शन, नया चुनाव होगा, इसकी घोषणा कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। राज्यसभा के 12 मेंबर्स, किन 12 मेंबर्स को करता है? जिनके पास किसी स्पेशलाइजेशन है, आर्ट में, साइंस में, सोशल वेलफेयर में, उन लोगों को करता है। और साइन, असेंट मतलब होता है साइन, या असेंट शब्द का मतलब है सिग्नेचर करना, साइन करना। तो पार्लियामेंट में जो भी बिल्स आ रहे हैं, वो लॉ तब तक नहीं बनेंगे जब तक प्रेसिडेंट उसे साइन, प्रेसिडेंट साइन करने से मना कर देगा, ऐसा नहीं होगा, करना तो पड़ेगा, पर प्रेसिडेंट के साइन करते ही वह देश का कानून बन जाएगा। समझ में आ गया? इट बिकम्स द लॉ। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है, मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। और प्रेसिडेंट नया स्टेट्स फॉर्म भी कर सकता है। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? एक बिल में साइन कर देगा जब कोई नए स्टेट्स पार्लियामेंट में बनाए, पार्लियामेंट नए स्टेट्स डिक्लेयर कर सकता है, नए रीजन्स, नए बाउंड्रीज बना सकता है। हाँ, पार्लियामेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट उसमें साइन कर देता है। अब आ रहा है फाइनेंशियल पावर्स। क्या प्रेसिडेंट के पास कुछ फाइनेंशियल पावर्स भी है? पैसे संबंधित भी पावर है? हाँ भाई है। अगर कोई भी मनी बिल, मैंने तो बताया मनी बिल कहां ओरिजिनेट करता है? लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं करता है। लोकसभा में ही मनी बिल स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट करता है, जाता है राज्यसभा में। 14 दिन तक अगर राज्यसभा ने पास किया तो ठीक, नहीं पास किया तो पास मान लिया जाता है। मतलब राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है मनी बिल से रिलेटेड। और मनी बिल प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे जाता है, प्रेसिडेंट एडवाइस देता है कि मनी बिल लोकसभा में जाएगा तो ही जाता है। समझ गए? देश का बजट, बजट मतलब होता है एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री, पूरे भारत का। ये एनुअल बजट भी जब यूनियन पार्लियामेंट में लाना होता है तो प्रेसिडेंट के बिहाफ में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पेश करती है। याद रखिएगा, हमारे देश में 1 फरवरी, 1 फरवरी इज द बजट डे ऑफ इंडिया। बजट बनता कब के लिए है? मैंने कहा अगले साल के 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। इसके लिए बनता है, 1 साल के लिए बनता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देश का कौन लाता है? फाइनेंस मिनिस्टर लाता है, पर किसके नाम से? ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का नाम चलता है, ठीक है। प्रेसिडेंट पावर देता है, तभी क्या होता है? कॉन्टीजेंसी फंड्स का इस्तेमाल हो सकता है। कॉन्टीजेंसी फंड्स एक ऐसे फंड्स हैं जिनसे अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर को निकाला जा सकता है। कोई बड़ी घटना घट गई, कहीं बड़ा फ्लड आ गए, कहीं बहुत तबाही आ गई, देश को इमरजेंसी फंड्स की जरूरत है उस एरिया की मदद के लिए, तो इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्टिजेंसी फंड, प्रेसिडेंट इसको पावर देता है इसमें से पैसा निकालने के लिए, गवर्नमेंट इसमें से पैसा निकाल करके इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है।
हर 5 साल बाद, ध्यान सुनिएगा, हर 5 साल बाद प्रेसिडेंट एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करता है। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन होते हैं, 4 अदर मेंबर्स होते हैं। ये फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है फाइनेंशियल मैटर्स पर। देश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए प्रेसिडेंट के पास ये सब पावर्स है। ये सारे पावर्स पैसे से रिलेटेड है, इसीलिए इसका नाम है फाइनेंशियल पावर। अब आता है मिलिट्री पावर। आपको पता ही है हमारे यहाँ जो तीनों आर्म्ड फोर्सेज है, कौन कौन सी, आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है। इन तीनों का सुप्रीम कमांडर कौन है? हमारी प्रेसिडेंट। मतलब वो आदेश देगी युद्ध तो युद्ध, वो आदेश देगी पीस, समझौता तो समझौता। तो पीस एंड वॉर डिक्लेयर करने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट देश के जो तीनों आर्म के विंग्स हैं, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो हेड्स हैं, चीफ है, उनको अपॉइंट करती है। ठीक है, आपको बताना है चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी कौन है। आपको यस तुमको बताना है हु इज द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, बताओ। अब बात करते हैं, ये तो हो गया था मिलिट्री पावर। अब जो बारी आ रही है वो है जुडिशियल पावर। तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे जुडिशरी के पावर है, बहुत अनोखे और नए पावर है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला, प्रेसिडेंट ने जो भी काम किया, प्रेसिडेंट ने जो भी एक्ट किए जिस दौरान तक वो प्रेसिडेंट थे, 5 साल प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट अपने पावर्स और ड्यूटीज के लिए किसी भी कोर्ट में कोई भी जवाब नहीं देगी। मतलब नोबडी कैन क्वेश्चन कि आपने इस बिल पे साइन क्यों किया। मतलब प्रेसिडेंट के पावर्स पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता, उनकी ड्यूटीज पर, और न तो किसी कोर्ट में प्रेसिडेंट से जवाब मांगा जा सकता। सोच लीजिए, प्रेसिडेंट ने जो कह दिया सो कह दिया, जाओ जहां जाना है चले जाओ, समझिए ये पावर है उसके पास। और उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा, मतलब होता है मुकदमा, नो क्रिमिनल केस, कोई मुकदमा प्रेसिडेंट के ऊपर अगर लगाना चाहता है नहीं लग सकता। कब तक? जब तक प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में है। इसका मतलब है ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, उनके खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल केस बनता भी है तो जब तक वो प्रेसिडेंट है नहीं, प्रेसिडेंट खत्म होने के बाद, प्रेसिडेंटशिप खत्म होने के बाद आप उन पे क्रिमिनल केस, आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। अभी दर्ज नहीं होगा, देश की राष्ट्रपति है, देश की शान है, देश का गौरव है, समझ गया। इसीलिए और प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी को माफ कर सकता है, सजा उसकी कम कर सकता है, या एकदम ही सजा माफ कर सकता है, या कम भी कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? अगर किसी को पनिशमेंट मिली है, कोर्ट मार्शल मिला है, आर्मी में लोगों को कोर्ट मार्शल मिलता है ना, सजा उसकी माफ कर सकती है प्रेसिडेंट। और तो और अगर किसी को किसी कानून के तहत क्या है पनिशमेंट मिली है, तो उसकी पनिशमेंट को, सेंटेंसेस को घटाया जा सकता है। और किसी को अगर हैंड टिल डेथ मिला है, मतलब फांसी की सजा मिली है, वो भी क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट से दया की रिक्वेस्ट कर सकता है, फांसी मांग सकता है। प्रेसिडेंट चाहे तो उसके डेथ सेंटेंस को कम कर सकते हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट में चेंज कर सकती है। गजब का पावर है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया? किसी को दिया फांसी की सजा, और वो अपराधी पहुंचा प्रेसिडेंट महोदया के पास कि प्रेसिडेंट मैम, मेरी गलती के लिए मुझे माफी कर दीजिए, मैं अपना अपराध कबूल करता हूं, मेरी फांसी की सजा को कम कर दिया जाए। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सजा कम कर सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट में चेंज कर सकती है, डेथ सेंटेंस पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब वैसे तो प्रेसिडेंट को वही करना है जो प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोल रहे हैं। मतलब सारा एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के पास है। पर कुछ केसेस में प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी, हाँ, यहां पर प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ काम कर सकता है बिना प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट से परमिशन लिए। ऐसे पावर को कहते हैं सेल्फ, खुद का डिसीजन लेना, डिस्क्रिशनरी पावर है। ऐसा पावर है ये पावर, पहला पावर। अगर सोचिए इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में कोई एक पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स नहीं मिली, मतलब कोई भी एक पार्टी नहीं है जिसके पास आधे से अधिक सीट है, तो क्या होगा? तो मेजॉरिटी जब है नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर किसी भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। अब समझाया? वैसे जिसके पास मेजॉरिटी है उसका जो भी लीडर होगा, जैसे हमारे देश में चुनाव हुआ, चुनाव में बीजेपी नाम की पार्टी है, उसके सबसे ज्यादा मेंबर जीते, हाफ से अधिक मेंबर जीत गए, 276 मेंबर या ज्यादा मेंबर्स हो गए इस पार्टी के पास। तो अब इसका जो भी लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, इसमें प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन नहीं है। पर अब सोचिए मेजॉरिटी नहीं आई तो क्या होगा? सोचिए मेजॉरिटी नहीं तो अब प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। समझ आया? इफ नो पार्टी विंस क्लियर मेजॉरिटी, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, अगर प्राइम मिनिस्टर मर जाए अचानक, तो सोचिए प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाए और डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि कौन नया प्राइम मिनिस्टर होगा, तो प्रेसिडेंट फिर से क्या करेगा? अपॉइंट कर सकता है। वो चाहे तो डिसॉल्व कर सकता है हाउस को अगर मेजॉरिटी खत्म हो गई। अगर रूलिंग पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी थी उसकी मेजॉरिटी खत्म, प्रेसिडेंट चाहे तो क्या कर सकता है? हाउस को डिसॉल्व कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, फ्रेश इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर सकता है। ये पावर है। शर्त एक ही है कि रूलिंग पार्टी के पास मेजॉरिटी ना हो। मतलब अगर बीजेपी की मेजॉरिटी चली गई फॉर एग्जांपल, तो प्रेसिडेंट चाहे तो हाउस डिसॉल्व करके फिर से फ्रेश इलेक्शन घोषित कर सकता है। प्रेसिडेंट चाहे तो मिनिस्टर्स को डिसमिस कर सकता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास कांग्रेस ना होगा तो अगर किसी एक के खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, सबके पत्ते खत्म, सब डिसॉल्व, सारे मेंबर्स का पद चला गया, प्राइम मिनिस्टर का काम चला गया। वेरी इंपॉर्टेंट पावर आ रहा है। ये पावर में से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनिए। इमरजेंसी पावर, ये पावर यूजुअल कंडीशंस में नहीं लेना है, सडन और अनफोर्सीन सिचुएशन में लेना है। ये एक इमीडिएट एक्शन है, अचानक लिया गया एक्शन है। सोचिए भारत पे चाइना ने अटैक कर दिया, इमरजेंसी पावर। किसी स्टेट में बहुत बड़ी घटना घट गई, वहां की स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई, इमरजेंसी पावर। बांग्लादेश में आपने सुना होगा रिसेंटली कि वहां की जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी जान बचा करके देश छोड़ के भाग गई है। वहां की मिलिट्री क्या है, देश को कंट्रोल कर रही है, इमरजेंसी। अब समझाया इमरजेंसी क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जो अचानक पैदा हुई है और जो काबू के बाहर है। इट इज अ सिचुएशन जिसमें हमारी प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाता है। इमरजेंसी पावर में प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर आ जाते हैं, और 3 टाइप की इमरजेंसी हमारे देश में अप्लाई है। पहली इमरजेंसी है नेशनल और जनरल इमरजेंसी, जो पूरे देश में अप्लाई होती है। ये इमरजेंसी पूरे देश में लगती है। कब होता है ये इमरजेंसी? जब देश पे अटैक हो जाए,
जब देश पर खतरा हो, देश की एकता और अखंडता को खतरा हो। ऐसा कब होगा? जब देश में सिविल वॉर हो जाए, मतलब हमारे ही देश के अंदर अपनी ही सेना या अपने ही लोग आपस में लड़ मर जाए, तो हो सकता है देश में अटैक हो जाए। और क्या हो सकता है? दूसरी टाइप की इमरजेंसी क्या है? सेकंड टाइप की इमरजेंसी है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। किसी एक स्टेट की गवर्नमेंट फेल हो जाए, वहां पर पुलिस या प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वहां पर अनसर्टन पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, वहां की जो मंत्रालय है, वहां जो मंत्री हैं, वहां पे क्या है? वहां पे किसी एक के पास मेजॉरिटी नहीं है, कंट्रोल नहीं है पूरे स्टेट में, तो भी हो जाएगा। और या तो क्या हो जाए? देश पैसे से कमजोर हो जाए, फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, देश के पास फंड नहीं है, पैसे नहीं है फॉरेन डेट्स को पे करने के लिए। तीन टाइप की इमरजेंसी बताई, अब तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। तीन इमरजेंसी। पहला इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? नेशनल इमरजेंसी लगती है जब देश में वॉर का खतरा हो, जब देश में किसी एक्सटर्नल अटैक का खतरा हो, या आर्म्ड रिबेलियन अर्थात सेनाओं ने बगावत कर ली हो, तो लग सकती है। जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाता है तो उससे पहले उसको यूनियन कैबिनेट परमिशन देती है, रिटर्न परमिशन देती है। पार्लियामेंट की जो कैबिनेट है प्रेसिडेंट को लिखित परमिशन देगी, तो ही प्रेसिडेंट ये इमरजेंसी देश में लागू कर सकता है। ये इमरजेंसी 1 महीने के लिए लगती है, ठीक है? कितने समय की लगती है? 1 महीने की लगती है। और 1 महीने के बाद अगर इसको एक्सटेंड करना हो तो 6 महीने के लिए ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है। शर्त है कि 2/3 मेजोरिटी से पार्लियामेंट इसको अप्रूव करे, तो जो कि आसान नहीं है। नेक्स्ट है, क्या होगा जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी? क्या भारत में कभी नेशनल इमरजेंसी लगी थी? जवाब है हाँ, कई बार लग चुकी है, ठीक है? जब इंडिया पे पाकिस्तान ने अटैक किया था, इंडिया पे चाइना ने अटैक किया था, हाँ 1971 में हमारे देश में इमरजेंसी लग चुकी है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। तो जब लगती है तो क्या होता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए जाते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स है वो कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं। जैसे हमारे पास राइट है कि नो पर्सन कैन बी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस, ठीक है? या एक राइट है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ। ये राइट्स नहीं खत्म होते हैं, मतलब ये दो राइट्स हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 20 और 21। इसके अलावा सारे राइट्स जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये सारे राइट्स खत्म, सस्पेंड। ये दो राइट्स सस्पेंड नहीं होते, बस समझ आया? हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म। आपको बोलने का अधिकार है, आपको कोई भी धर्म प्राप्त करने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, सब खत्म हो जाएगा। फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, तब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर चला जाएगा, यूनियन पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगा, और यूनियन पार्लियामेंट सारे काम करेगी जो स्टेट गवर्नमेंट के काम है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का सारा रोल अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, ठीक है? देश अब यूनिटरी बन जाएगा, फेडरल स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा कुछ समय के लिए। फाइनेंस, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारे फाइनेंस को संभालेगी। स्टेट के भी फाइनेंस को कंट्रोल कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। देश में यूनियन और स्टेट लेजिस्लेचर अधिक से अधिक 1 साल के लिए क्या होगा? लोकसभा को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। लोकसभा सस्पेंड नहीं होगी, 1 साल के लिए और बढ़ा दी जाएगी, ठीक है? कुछ एग्जांपल, 1962 में पहली बार इमरजेंसी आई। कब आई थी? जब चाइना ने अटैक किया था हमारे नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में। उसके बाद 1968 में इमरजेंसी खत्म हुई। 62 से 68 6 साल तक इमरजेंसी चली। उसके बाद 1971 में 1971 में भी इमरजेंसी आई थी, जब पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया था। आगे बढ़ते हैं। सेकंड टाइप ऑफ इमरजेंसी, ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हो सकता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे संविधान कहते हैं, किसी एक स्टेट में काम नहीं कर पा रहा है, वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अर्थात वहां पे जो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो किसी के पास मेजॉरिटी नहीं आ पा रही है, और वहां पे कानून व्यवस्था नहीं मेंटेन है। तो गवर्नर क्या करता है? ऐसे स्टेट में एक रिपोर्ट लिख के भेजता है प्रेसिडेंट को। गवर्नर ऑफ द स्टेट गिव्स अ रिपोर्ट इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। क्या लिख के देता है? लिख के देता है कि वहां पर जो प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू नहीं हो पा रहे हैं, और उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। प्रेसिडेंट रूल लगाने का रिक्वेस्ट कौन कर सकता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट कर सकता है। वो गवर्नर प्रेसिडेंट रूल के लिए प्रेसिडेंट को लिखेगा, और प्रेसिडेंट को लगेगा कि वहां पर जरूरत है प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करने की, तो अप्लाई हो जाए, ठीक है? प्रेसिडेंट रूल कितने समय के लिए लगता है? तो 2 महीने के लिए लगता है। क्या टाइमिंग है? 2 मंथ। और क्या ये एक्सटेंड किया जा सकता है? जवाब है हाँ, इट कैन एक्सटेंड बियॉन्ड 2 मंथ्स, ठीक है? पर उसके लिए पार्लियामेंट की परमिशन जरूरी है। पार्लियामेंट अगर परमिशन देगा तो किसी स्टेट में 2 महीने से ज्यादा भी कर सकते हैं, पर मैक्सिमम पीरियड कितना बताया गया है? 6 मंथ। 6 मंथ के बाद फिर एक्सटेंड अगर करना होगा, फिर पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए। तो इसका मतलब है एट अ टाइम 6 महीने से अधिक तक का अप्रूवल नहीं मिलता है। अच्छा, किसी इमरजेंसी के सिचुएशन में ये एक्सटेंड किया जा सकता है। जब देश में इमरजेंसी आ गई है तो एक्सटेंड किया जा सकता है। अब स्टेट में इमरजेंसी आई तो क्या होगा? इमेजिन करिए कोई स्टेट है, कोई भी स्टेट है, वहां की गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, वहां की गवर्नमेंट को हटा करके वहां पे प्रेसिडेंट रूल, जिसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन, लागू कर दिया गया उस स्टेट में। तो क्या होगा? तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट किसके अंदर में चली जाएगी? प्रेसिडेंट के अंदर में चली जाएगी। प्रेसिडेंट वहां की विधानसभा को, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको डिसॉल्व कर देगा, सारे मेंबर्स का पद चला जाएगा। वहां पे सब कुछ सस्पेंडेड हो जाएगा, सब काम ठप हो जाएगा। और लोकसभा अगर सेशन में नहीं भी है तो भी कंसोलिडेटेड फंड से क्या होगा? उसके फंड्स चलाए जाएंगे। प्रेसिडेंट चाहे तो वहां पर उस रिलेटेड स्टेट से सारी चीजों को क्या करे? डे टू डे मैटर को खुद रिजॉल्व करे। ऐसा हुआ है क्या? ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे देश में। स्टेट में इमरजेंसी तो बहुत बार लगी है, और सबसे पहली बार लगी थी पंजाब में 1951 में। 1951 में पंजाब में सबसे पहली बार स्टेट में इमरजेंसी लगी थी। चलिए, तीसरी और आखिरी टाइप की इमरजेंसी, और वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक हमारे देश में नहीं लगी। ऐसी सिचुएशन जब देश कंगाल हो जाए, दिवालिया हो जाए, देश के पास फॉरेन डेब्ट चुकाने के लिए पैसे नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ द नेशन, भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खत्म हो गई, आर्थिक संपन्नता खत्म, आर्थिक स्थिरता देश में नहीं है, ऐसा होगा तो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाएगी। और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 महीने के लिए होगी। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए, जब हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इसमें परमिशन देगा। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम क्या होगा? प्रेसिडेंट एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करेगा, जो प्रेसिडेंट को बताएगा कि क्या स्टेप लिया जाए कि देश की स्थिति सुधार दी जाए। क्या आपको पता है हमारे पड़ोसी देश
श्रीलंका में फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो चुकी है। श्रीलंका नाम का एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, आपको पता ही होगा, साउथ में है। वो बहुत डेवलप देश था किसी जमाने में, बहुत अच्छा चल रहा था, पर वहां पे फ्रीबीज बांटी गई, सबको मुफ्त में बांटा गया सब कुछ इलेक्शन को जीतने के लिए। हाँ, वहां पे जब इलेक्शन होते थे तो वहां के जो मंत्री या प्रधानमंत्री होते थे वो घोषणा करते थे कि हम बिजली फ्री देंगे, मोबाइल फ्री देंगे, घर फ्री देंगे, नौकरी फ्री देंगे, पैसा फ्री देंगे। फ्री फ्री बांटने के चक्कर में, वोट पाने के चक्कर में उन्होंने देश को कंगाल कर लिया। हाँ, मैं सच बता रहा हूं तुमको, ये सच्ची घटना है और रिसेंट घटना है। एक डेवलप्ड अच्छा ताकतवर देश श्रीलंका बर्बाद हो गया, दिवालिया हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई वहां पर। लोन मांग रहा है पूरी दुनिया से, कोई लोन देने में उसको, इंडिया ने मदद की है उसको, याद रखिएगा। तो ये बताना चाहता हूं, तो प्रेसिडेंट चाहे तो हमारे देश में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 महीने की लगेगी, और उसके लिए फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होगा जो प्रेसिडेंट को इस क्राइसिस से बाहर निकलने का रास्ता बताएगा, क्या करे कि देश की ये प्रॉब्लम दूर हो सके। और प्रेसिडेंट चाहे तो सैलरीज और अलाउंसेस ऑफ दी ऑल क्लास ऑफ दी पर्संस, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि सबकी सैलरीज को रिड्यूस कर सकता है, किसी की, जजेस की भी, हाँ, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट की भी सैलरी को रिड्यूस कर सकता है, ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, वैसे नहीं कर सकता है। अच्छा, मनी बिल लोकसभा में जाने से पहले वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा, प्रेसिडेंट पहले उसको मनी बिल को खुद अपने पास बुलाएगा, उसके बाद मनी बिल लोकसभा में जाएगा। ये भी क्या है, इस मनी बिल का एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है। प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शंस जारी करेगा स्टेट को कि उनको बताना पड़ेगा कि वो फंड्स कहां यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत ध्यान देना लगेगा प्रेसिडेंट पैसे के बारे में। प्रेसिडेंट में ऑर्डर द स्टेट टू सबमिट मनी बिल, और इवन वो स्टेट को कह सकता है कि आप अपना भी मनी बिल मेरे पास भिजवाइए, हम देखें आप कहां पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से पैसे की बचत हो सकती है। बहुत छोटा पार्ट है। वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीश धनखड़ जी, जगदीश धनखड़ जी इससे पहले गवर्नर ऑफ दी वेस्ट बंगाल रहे हैं और वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट है। और आपको पता है हमारे देश में जो भी देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा, एक्स ऑफिशियो है, मतलब वोटिंग नहीं होगी, डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या क्वालिफिकेशन है वाइस प्रेसिडेंट बनने की, इंडियन सिटीजन, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बस एक चेंज है कि उसको इलेक्ट करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर नहीं चाहिए, बाकी सब सेम है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दी बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कितने साल के इलेक्ट हो रहा है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी? 5 ईयर के लिए। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाने वाले हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, अब टर्म ऑफिस 5 ईयर है और प्रेसिडेंट को वो रिजाइन कर सकते हैं, लिख करके रिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन। तो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है, मैं पहले बता चुका हूं, वही रोल करता है जो स्पीकर रोल करता है लोकसभा में। याद रखिएगा, डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होता है, चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का इलेक्शन नहीं होता है। अच्छा, प्रेसिडेंट के डेथ पर, प्रेसिडेंट के रिजाइन करने पे या प्रेसिडेंट के रिमूव करने पर प्रेसिडेंट का रोल प्ले करता है वाइस प्रेसिडेंट।